नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज के अपने इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अरावली मामले में दिए गए जजमेंट को एनालाइज करेंगे। चलिए तो चर्चा शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के मैटर को एक केस था जो कि है TN गोदावरम थिरुमुलपड़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जो कि एक रिट पिटीशन था, रिट पिटीशन नंबर 202/1995 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को अपना फैसला सुनाया, जिस फैसले के आने के बाद अरावली को लेकर एक विवाद उत्पन्न हुआ। देखते हैं कि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दाव तय किया अरावली के लिए। सबसे पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरावली उत्तर भारत के लिए एक ढाल के रूप में कार्य करती है। यह एक हरित अवरोध के रूप में कार्य करती है जो कि थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर इंडो गैंगस के मैदान में फैलने से रोकती है। समृद्ध जैव विविधता के साथ साथ पूरे क्षेत्र की जलवायु को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो अरावली का संरक्षण है वो हमारे लिए एक अंतरराष्ट्रीय दायित्व है। वो कैसे? क्योंकि अरावली की सुरक्षा को संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन UNCCD के तहत भारत की प्रतिबद्धता से जोड़ता है, जिसको भारत ने सन 1996 में साइन किया था या हस्ताक्षर किया था। इस पे राष्ट्रीय पहल है क्योंकि लैंड रिस्टोरेशन के लिए और इकोलॉजिकल हेल्थ को इनहेंस करने के लिए हमें MOEF&CC की तरफ से चलाए जा रहे कार्यक्रमों जैसे कि अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को मान्यता देनी होगी और प्रमोट करना होगा। इस फैसले का मार्ग एक विशेष चुनौती से शुरू हुआ। 4 राज्यों में अरावली पहाड़ियां और पर्वत श्रृंखलाओं की अलग अलग परिभाषाएं थी, जिसके कारण अवैध खनन और नियामक भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, जिसमें कि दिल्ली, गुजरात, पंजाब, हरियाणा थे और ये परिभाषाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। जहां तक हरियाणा राज्य का संबंध है, वहां अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की कोई परिभाषा नहीं है। यह मुद्दा 10 जनवरी 2024 को चल रही सुनवाई के दौरान उठा कि क्या खनन गतिविधियां अरावली पर्वतमाला के भीतर आती हैं या बाहर। एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर बिना सर्वमान्य परिभाषा के नहीं दिया जा सकता था। इस अस्पष्टता को अवैध खनन और पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण माना गया। प्रमुख मुद्दों में से एक अरावली पहाड़ियों की अलग अलग परिभाषाओं से संबंधित है, जिन्हें विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को कोट करते हुए अपना आदेश 9 मई 2024 को दिया। न्यायालय का हस्तक्षेप क्या था? 2 मामलों को कंसोलिडेट कर दिया और विशेषज्ञों से राय मांगा। 10 जनवरी 2024 को TN गोदावरम के मामले में न्यायालय ने खनन के लिए अरावली वर्गीकरण को हल करने की आवश्यकता को पहचाना और हरियाणा से संबंधित MC मेहता के मामले में समानांतर कार्यवाही को मान्यता देते हुए न्यायालय ने परस्पर विरोधी आदेशों से बचने के लिए दोनों मामलों की कार्यवाही एक ही पीठ के अंतर्गत होने का आदेश दिया। अब हम समझते हैं कि ये समानांतर कार्यवाही क्या होती है। देखिए, पैरेलल प्रोसीडिंग या समानांतर कार्यवाही का मतलब है कि जब एक ही घटना या तथ्यों के आधार पर अलग अलग अदालतों या फोरम में एक साथ कई कानूनी मामले जैसे सिविल, आपराधिक या प्रशासनिक चल रहे हों, जिनमें एक से ज्यादा पक्ष समान हो, या एक ही मामले के लिए अलग अलग स्तर पर या अलग अलग एजेंसियों द्वारा शुरू की गई कार्यवाही के रूप में हो सकता है, जो कि एक मूल मुद्दे से संबंधित हो। इस प्रक्रिया का यूज कोर्ट के द्वारा इसलिए किया जाता है जिससे कि कोर्ट कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजन से बच सके या परस्पर विरोधी आदेशों से बच सके। इसलिए कोर्ट समानांतर कार्यवाही का रास्ता अपनाती है। इसी प्रकार कोर्ट ने अरावली के मामले में परस्पर विरोधी आदेशों से बचने के लिए दोनों मामलों की कार्यवाही एक ही पीठ के अंतर्गत होने का आदेश दिया। कोर्ट ने सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी यानी CEC को विशेषज्ञों की राय जानने का कार्यभार सौंपा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में विशेषज्ञों की राय की मांग की, जो कुछ इस प्रकार है। पहला, क्या माइनिंग पर्पज या खनन उद्देश्यों के लिए अरावली पहाड़ियों और पर्वतों का वर्गीकरण करना उचित है या फिर नहीं। दूसरा, क्या अरावली में खनन जारी रखना व्यापक जनहित में है या फिर नहीं। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी यानी CEC ने भूवैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद 7 मार्च 2024 को अपनी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट को सबमिट किया, जिसे CEC रिपोर्ट नंबर 3 ऑफ 2024 कहा गया, जिसमें
सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने अरावली के संरक्षण और नियमन के लिए एक 15 सूत्रीय योजना का ब्लूप्रिंट तैयार किया, जिसमें अरावली पर्वतमाला के मानचित्रण, विनियमन और जीर्णोद्धार के लिए व्यापक सिफारिशें प्रस्तुत की गई। और न्यायालय ने अपनी पूरी विचार विमर्श प्रक्रिया के दौरान इन मूलभूत प्रस्तावों पर गौर किया, जो कुछ इस प्रकार थे। पहला, मानचित्रण एवं मूल्यांकन, जिसमें अरावली की मैपिंग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन संरक्षण को 6 महीने के भीतर करने का जिम्मा सौंपा गया। वहीं दूसरी तरफ खनन प्रभावित जिलों में एक माइक्रो लेवल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी कंडक्ट की गई करने की जिम्मेदारी दी गई। रेगुलेशन एंड कंट्रोल, ये दूसरा बिंदु था। रेगुलेशन एंड कंट्रोल मैकेनिज्म के लिए कुछ बिंदु निर्धारित किए गए कोर्ट के द्वारा, जिसमें मानचित्रण और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होने तक अरावली के वन क्षेत्रों में हो रही सभी प्रकार की खनन गतिविधियों को निलंबित करने की मांग की गई। उन सभी माइनिंग साइट्स को बंद करने पर जोर दिया गया जो कि ग्राउंड वाटर लेवल तक पहुंच चुकी है। कर्नाटक की तरह ऑनलाइन इंटीग्रेटेड लीज मैनेजमेंट सिस्टम यानी ILMS को लागू करने की मांग की गई। अवैध खनन को रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स के गठन की मांग की गई। कुछ क्षेत्रों में कड़े खनन के लिए कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की गई, जैसे कि प्रोटेक्टेड कौन से क्षेत्र थे, जैसे कि प्रोटेक्टेड या संरक्षित क्षेत्रों में, टाइगर रिजर्व्स में, चिन्हित टाइगर कॉरिडोर्स में, इको सेंसिटिव जोन्स में एंड रामसर साइट्स में, और अस्थायी जल स्रोतों के 2 किलोमीटर के दायरे में, एवं वो क्षेत्र जो शासकीय सहायता प्राप्त वृक्षारोपण परियोजनाओं से जुड़े हुए हैं, या ऐसे क्षेत्र जिसे भूजल बोर्ड के द्वारा डार्क जोन के रूप में पहचाना गया है, जैसे फरीदाबाद और गुड़गांव। अब हम समझ लेते हैं कि टाइगर रिजर्व या बाघ अभ्यारण्य क्या होते हैं। बाघ अभ्यारण्य वो संरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें बाघों और उनके प्राकृतिक आवासों को शिकार, अवैध गतिविधियों और मानवीय हस्तक्षेपों से बचने के लिए बनाया जाता है, ताकि बाघों की घटती संख्या को बढ़ाया जा सके और जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण हो सके, जिसे भारत सरकार के प्रोजेक्ट टाइगर के तहत स्थापित किया जाता है, जिसमें एक मुख्य कोर जोन और एक बफर जोन होता है। ऐसे क्षेत्र बाघों के अलावा ये अन्य वन्य जीवों और पौधों की प्रजातियों को भी बचाते हैं और स्थानीय समुदाय को आर्थिक लाभ जैसे इको टूरिज्म भी मिलता है। अब हम जान लेते हैं कि रामसर साइट्स क्या होती है। रामसर साइट्स अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां यानी वेटलैंड्स होती हैं, जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत संरक्षित किया जाता है, जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके संसाधनों के बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिसकी स्थापना 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी और मानवीय जीवन को बनाए रखना है। इन साइट्स को दुनिया भर में महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों के रूप में मान्यता दी जाती है, और ये जल पक्षी आवास, पानी की सुरक्षा और जलवायु संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। रामसर कन्वेंशन में कुल 9 मानदंडों को निर्धारित किया गया है किसी भी साइट को रामसर साइट घोषित करने के लिए, जिसमें कम से कम एक को पूरा होना आवश्यक होता है, जैसे किसी विशेष क्षेत्र की प्रजातियों का समर्थन करना या अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र होना। चलिए अब हम आगे जानते हैं कि आगे अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, सभी अबेंडन्ड खनन स्थलों जिनका क्षेत्र 1 हेक्टेयर से अधिक है उनकी पहचान करें और समयबद्ध स्थल विशिष्ट पुनर्स्थापन योजनाओं को तैयार करने की मांग की गई। कमेटी का गठन किया, जिस समिति की संरचना कुछ इस प्रकार है। समिति में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इसमें दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के वन विभागों के सचिवों को, भारतीय वन संरक्षण के प्रतिनिधियों, सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी के प्रतिनिधियों और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों को एवं इसके साथ साथ वन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिवों को समिति के संयोजक के रूप में शामिल किया गया। इस दौरान कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें कोर्ट ने खनन के पट्टे के आवेदन पर कार्यवाही की अनुमति
दे दी एवं हितों को संतुलित करते हुए न्यायालय की मंजूरी के बिना अरावली में खनन के लिए कोई भी अंतिम अनुमति देने पर रोक लगा दी। इस प्रकार कोर्ट ने अपने जनादेश में अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की एक समान परिभाषा प्रदान करने वाली रिपोर्ट तैयार करने और प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अब हम ये जान लेते हैं कि अंतरिम आदेश क्या होता है। अंतरिम आदेश यानी इंटरिम ऑर्डर एक अस्थायी कानूनी आदेश होता है जो किसी मुकदमे के अंतिम फैसले आने तक अदालत द्वारा दिया जाता है ताकि मामले के दौरान किसी पक्ष को नुकसान न हो या स्थिति वैसी ही बनी रहे यथास्थिति, जैसे कि कोई काम तुरंत रोकने या जारी रखने का आदेश। यह एक अल्पकालिक उपाय यानी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है जो मुख्य फैसले तक लागू रहता है। उसके बाद अरावली पर्वतमाला की दो अलग अलग तकनीकी परिभाषाएं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिनमें से प्रत्येक का खनन और संरक्षण पर महत्वपूर्ण प्रभाव था। भारतीय वन संरक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की परिभाषा जो कि 2010 की परिभाषा थी, जो कि जियोमॉर्फोलॉजिकल विशेषताओं के संयोजन पर आधारित थी, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला कहलाने के लिए ढाल होना चाहिए, तलहटी बफर 100 मीटर के बराबर होना चाहिए, पहाड़ियों के बीच की दूरी और घाटी की चौड़ाई 500 मीटर होनी चाहिए और ऐसे क्षेत्र जो चारों तरफ से ऐसे पहाड़ियों से घिरे हों जो ऊपर के 3 बिंदुओं की कसौटी पर खरे उतरे। इस परिभाषा के पक्ष में एमिकस क्यूरियाई का तर्क था कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एक विशेषज्ञ निकाय है, इसकी परिभाषा व्यापक परिभाषा को बरकरार रखा जाना चाहिए। विरोध में अनदर सॉलिसिटर जनरल का तर्क ये था कि इस परिभाषा के कारण अरावली के वर्गीकरण से बड़े क्षेत्र बाहर हो सकते हैं। देखते हैं कि समिति ने हाई लेवल कमिटी ने अपनी क्या परिभाषा दी। अक्टूबर 2025 में इन्होंने अपनी परिभाषा कोर्ट के समक्ष दिया। ऐसी कोई भी भू आकृति जो अरावली जिले में स्थित है और उसकी ऊंचाई स्थानीय भू आकृतियों से 100 मीटर या उससे अधिक हो उसे अरावली कहा जाएगा। इस परिभाषा में इसके सहायक ढलान और संबंधित भू आकृतियों को शामिल किया गया। विरोध में तर्क इसके क्या आया, इससे 100 मीटर से नीचे की सभी पहाड़ियां खनन के लिए खुल जाएंगी, जिससे पर्वत श्रृंखला की अखंडता और निरंतरता नष्ट हो जाएगी। पक्ष में तर्क क्या आया अनदर सॉलिसिटर जनरल के द्वारा, इस परिभाषा में अंततः अरावली पहाड़ियां और पर्वत श्रृंखलाओं के हिस्से के रूप में एक बड़ा क्षेत्र आएगा। अब हम समझते हैं कि एमिकस क्यूरियाई क्या होता है। देखिए, एमिकस क्यूरी लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट यानी न्यायालय का मित्र। यह कोई व्यक्ति या संस्था होती है जो किसी कानूनी मामले में सीधे तौर पर पक्षकार नहीं होती, लेकिन मामले की सुनवाई कर रही अदालत को अपनी विशेषज्ञता, अतिरिक्त जानकारी या प्रासंगिक दृष्टिकोण प्रदान करने की मांग करती है ताकि अदालत बेहतर निर्णय ले सके। यह व्यक्ति या संस्था अदालत से अनुमति लेकर एक लिखित दस्तावेज जिसे हम एमिकस ब्रीफ कहते हैं उसे अदालत के समक्ष पेश करती है। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने किस परिभाषा को अपनाया। परिभाषा और सावधानी का संश्लेषण करेंगे। देखिए, एनालिसिस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को अपना निर्णय सुनाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ समिति की द्वारा दी गई परिभाषा को स्वीकार कर लिया, यानी जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी उसकी परिभाषा को स्वीकार कर लिया, जिसे रिप्रेजेंट कर रहे थे गवर्नमेंट के सॉलिसिटर जनरल। उसके बाद वहीं दूसरी तरफ महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों की अनिवार्यता पर जोर दिया और झारखंड के सरंदा वन मामले में अपने कार्य का जिक्र करते हुए ये कहा कि केवल परिभाषा को अपना लेना ही पर्याप्त नहीं है और पूरे अरावली श्रेणी के लिए सतत खनन प्रबंधन योजना के निर्माण को अनिवार्य किया। अरावली की सततता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय ने इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट निर्देशित करते हुए मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग को संपूर्ण अरावली के लिए तैयार करने का आदेश दिया, जिसमें प्रमुखता साइंटिफिक जोनिंग
की बात कही गई, जिसके अंतर्गत खनन के अनुमत क्षेत्रों को आप पहचान करने और इकोलॉजिकली सेंसिटिव कंजर्वेशन क्रिटिकल और पुनर्स्थापन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का सीमांकन एवं ऐसे क्षेत्रों की पहचान व सीमांकन करना जहां खनन पूर्णतः प्रतिबंधित हो या फिर केवल कुछ अपवादजनक और वैज्ञानिक व न्याय संगत परिस्थितियों में किया जाए। कम्युलेटिव इम्पैक्ट एनालिसिस मैंडेटरी रिस्टोरेशन पर विशेष ध्यान दिया जाए। एमपीएसएम क्यों लाया जाए, ये प्रश्न जब उठा तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए न्यायालय ने कहा कि अरावली पर्वतमाला इकोलॉजिकली फ्रेजाइल यानी नाजुक क्षेत्र है। इसमें महत्वपूर्ण जैव विविधता पाई जाती है और यह जल सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमपीएसएम आवश्यक इसलिए है क्योंकि ये जियो रेफरेंस्ड इकोलॉजिकल डाटा प्रदान करेगा और जिससे टिकाऊ निर्णय लिए जा सकेंगे। खनन पट्टे पर न्यायालय का क्या मत रहा? न्यायालय ने अपने आदेश को सावधानी पूर्वक इस तरह से तैयार किया ताकि सभी आर्थिक गतिविधियों में अचानक रुकावट ना आ जाए, क्योंकि मामले ने इससे अवैध यह भी सुनिश्चित किया गया कि आगे कोई अप्रत्याशित क्षति ना हो। न्यायालय ने माइनिंग लीज को लेकर अपने मत रखे। नए खनन पट्टों की स्थिति को लेकर न्यायालय ने यह कहा कि नए माइनिंग लीज पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया जाए जब तक कि एमपीएसएम यानी प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग अब अंतिम रूप से तैयार ना कर लिया जाए। एमपीएसएम के पूरे होने के बाद नए माइनिंग लीज को अब जानते हैं मित्रों विवाद का कारण क्या है। देखिए कोर्ट ने अपना फैसला तो सुनाया, लेकिन कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि जो भी पहाड़ियां 100 मीटर की ऊंचाई की हैं वही अरावली में आएंगी, उससे नीचे की पहाड़ियां अरावली में नहीं आएंगी। जो 100 मीटर से ऊपर की या 100 मीटर की पहाड़ियां हैं उनको ही हम अरावली पर्वतमाला के रूप में कंसीडर करेंगे, या जो कि जिन पहाड़ियों के बीच का जो गैप है वो 500 मीटर से ज्यादा नहीं है या 500 मीटर से कम है, वही अरावली पहाड़ियों के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ पे जो कोर्ट ने निर्णय दिया उसमें कोर्ट ने मेजरमेंट का कोई स्पेशल तरीका नहीं बताया, मेजरमेंट के लिए कोई मानक तय नहीं किए। देखिए जनरली जो मानक होता है मेजरमेंट का वो होता है कि भाई हम समुद्र तल से ऊंचाई को नापते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा गया आसपास की स्थलाकृतियों को लेकर। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी स्थलाकृति हो जो अरावली के एकदम जो ऊंची पर्वतमाला है उसके लेवल में हो, तो फिर वो उसके लिए वहां से अगर हम नापना शुरू करेंगे तो अरावली की ऊंचाई बहुत कम आएगी। तो एक निर्धारित मात्रक नहीं दिया गया, निर्धारित मापन की इकाई नहीं बताई गई कि जिससे हम उसकी ऊंचाई को नाप सके। ज्यादातर जो एक मानक वैज्ञानिक मापन होता है उसमें हम तलहटी यानी समुद्र तल से ऊंचाई को नापते हैं, क्योंकि समुद्र का जो तल है वो हमेशा नियत रहता है, निश्चित रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन ऊपर जो स्थलाकृतियां वो तो घट बढ़ सकती हैं, तो उसके लिए जब एक प्रॉपर नहीं दिया गया तो इससे जो पूरा अरावली था वहां पे इलीगल माइनिंग के लिए रास्ता खुल गया, जिससे कि पूरी अरावली संकट में आ गई, जिससे लोगों ने मिलकर इसके लिए आवाज उठाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर सन 2025 को अपने फैसले में इस फैसले पर रोक लगा दी और आगे की कार्यवाही को अरावली पर्वतमाला पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर विवाद का मुख्य कारण यह था कि कोर्ट ने 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली मानने की परिभाषा स्वीकार की, जिससे पर्यावरणविदों का मानना है कि 90% से अधिक अरावली क्षेत्र कानूनी सुरक्षा से बाहर हो गए और खनन व निर्माण के लिए खुल गए, जबकि सरकार इसे प्रशासनिक अस्पष्टता और एक रूपता लाने के लिए जरूरी बता रही थी। लेकिन इससे पारिस्थितिक नुकसान जैसे भूजल, हीट वेव और वन्य जीवों पर असर की आशंका है, जिससे कि #सेव अरावली अभियान शुरू हुआ। इस निर्णय को पर्यावरणविदों ने इस फैसले को अरावली के लिए डेथ वारंट यानी मौत का फरमान बताया है, क्योंकि इससे अरावली के 90% हिस्सों की सुरक्षा खत्म हो जाएगी, जो राजस्थान को रेगिस्तान बनने से रोकती है।